नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हरियाणा में चुनावी सरगर्मी अभी बढ़ी ही थी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने राजीव कुमार को एक चिट्ठी लिख दी और कहा कि चुनाव की तारीखों को कुछ बदल दिया जाए। आखिर चुनाव की तारीख बदलने की मांग चुनाव के ऐलान होने के करीब करीब सप्ताह भर बाद, 8 दिन बाद एकाएक क्यों होने लगी? क्या 8 दिन में ही भाजपा को हरियाणा की जमीनी हकीकत समझ में आ गई? क्या हार का एहसास हो गया? जो तमाम सर्वे में, संघ और भाजपा के इंटरनल सर्वे में पहले ही संकेत मिल रहे हैं, 15 से 25 कई सर्वे की इंटरनल जानकारियां जो आ रही हैं हरियाणा के अलग अलग जगहों से, कुछ सूत्रों से, कुछ पत्रकारों से। इंटरनल सर्वे भी 15 से 25 के बीच ही बता रहे हैं। तो क्या तारीखों के फेरबदल से चुनावी नतीजों में फेरबदल हो जाएगा? तारीखों में फेरबदल की मांग आखिर क्यों है? छुट्टियों का हवाला, बिश्नोई समाज का त्योहार। भारत तो 365 दिन व्रत त्योहार, तीज त्योहार का, उत्सव का देश है। अगर यहां पर अलग अलग समुदाय, जाति के उत्सव, पर्व, त्योहार, आस्था के दिन, इनके आधार पर देखा जाए तो फिर यहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था ही चरमरा जाए, चुनाव ही ना हो पाए। किसी का सोमवार को शिव जी का व्रत होता है तो सोमवार को व्रत में मतदान नहीं कर पाएगा तो चुनाव की तारीख टाल दो। किसी को मंगलवार को हनुमान जी का व्रत होता है, कोई गुरुवार का व्रत करता है, कोई शनिवार का व्रत करता है, कभी एकादशी होती है, कभी पूर्णिमा, कभी अमावस्या, और त्योहार तो आते ही रहते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि हमारा भारतीय समाज उत्सव जीवी है, उत्सव में रहता है, और लोकतंत्र में चुनाव भी एक उत्सव है। तो क्या एक उत्सव दूसरे उत्सव में खलल डाल देगा? इस पूरी कहानी को हरियाणा में भाजपा के भीतर तक, बहुत भीतर तक घुस चुके इस डर को समझने के लिए हमारे साथ आज दो खास मेहमान हैं। तीसरे भी जल्द ही जुड़ने वाले हैं, कंट्रोल रूम जोड़ लीजिए। हमारे साथ रविंद्र सिंह सेवरान जी हैं और हमारे साथ जगदीप सिंह सिंधु जी हैं। तक्षक साहब हैं चंडीगढ़ से, वो भी कुछ देर में जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले रविंद्र भाई के पास में चलूंगा। रविंद्र भाई, ये द फोर्थ स्टेट की क्या रिपोर्ट है? आखिर ये जो है नए नए प्रदेश अध्यक्ष ये क्यों घबराए हुए हैं? बिश्नोई समाज, गांधी जयंती, शनिवार, रविवार, इतनी चिंता 10 साल कर लिए होते तो आज तारीख की चिंता ही नहीं करनी पड़ती। सारी बिल्कुल चिंता, बिल्कुल। सारा कैलेंडर, ये जो है सारा कैलेंडर हम लोग के यहाँ एक गणेश आपा आता है जिससे पंचांग, जिसमें तारीख त्योहार सब देखते हैं, तो पूरा गणेश आपा बदोली साहब ने देख लिया एक ही बार में। जी, नमस्कार आशीष भाई, जगदीप भाई और सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, बिल्कुल जी, ठीक आपने बात बोली है कि एक सप्ताह के बाद क्या बीजेपी को इस बात का एहसास हुआ है कि इस प्रदेश में त्योहार हैं। बीजेपी को इस बात का एहसास प्रदेश के त्योहारों का कैसे हुआ, जब 2 दिन की इनकी बैठक गुड़गांव में हुई। उस बैठक हाँ, में जो अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों के लोग हैं, उनसे उनको बुलाया गया, उनसे चर्चा की गई। उस चर्चा में ये सामने निकल के आया कि पार्टी की स्थिति बेहद खराब है। जो वादे किए थे वो हम लोग पूरे कर नहीं पाए और अब वक्त है कि किसी तरीके से इस चुनाव में कुछ घालमेल करने की कोशिश की जाए। उसके लिए पहली कड़ी है कि अब इस चुनाव को टालने के लिए चिट्ठी लिखी जाए। बिश्नोई समाज बेहद सम्मानित समाज है। हिंदुस्तान के समाज में सबको बिश्नोई समाज से सीखने की जरूरत है, क्योंकि उनका जो कंट्रीब्यूशन इस देश के पर्यावरण संरक्षण के लिए, इस जमीन की पर्यावरण संरक्षण के लिए है, वो अतुल्य है। उसका इसको तो जितना मानना सम्मान पड़ेगा। किया जाए, जितना जितना उसका सम्मान किया जाए वो कम है। और उनके प्रति सब लोग हमेशा नतमस्तक रहेंगे। उन्होंने जिस तरीके से अपनी जान की बलिदान करके भी पेड़ पौधों को और जानवरों को बचाया है, लेकिन उस समाज ने आज तक कभी इस तरह की बात पहले नहीं कही है कि उनका त्योहार है तो कोई विशेष उनके लिए प्रायोजन किए जाए। वो लोग सेल्फ सफिशिएंट लोग हैं और अपनी ताकत पर हमेशा से आगे बढ़ते रहे हैं।
गुरु जम्बेश्वर महाराज जी की एक बहुत यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, जिसमें सैकड़ों हजारों लोग हमेशा शिक्षा लेकर और देश के अलग अलग रास्तों पर आज बड़े बड़े पदों पर पहुंचे हैं। तो किसी एक समाज की आड़ लेके और उनके त्योहार को सामने रख के अपनी हार से बचने की कोशिश करना, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं हिंदू हरियाणा की राजनीति को सूट नहीं करता है। और इस तरह की हरकत से बीजेपी को नफा कुछ नहीं होगा, बल्कि चारों तरफ नुकसान होगा। चारों तरफ से संकट से घिरी हुई है। 2 दिन की जो बैठक हुई है उसमें सिर्फ अटव्वल हुआ है। उसमें एक दूसरे के कपड़े उन्होंने इस तरह से कहा है कि भाई ज्ञानचंद गुप्ता ने बैठक से बाहर आते ही बोल दिया कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा। अब देखिए जिस जिस पार्टी के स्पीकर, आशीष भाई आप बैठे हैं लखनऊ में, मुझे एक एग्जांपल बता देना कि क्या किसी पार्टी के विधानसभा के स्पीकर किसी पार्टी के सदस्य होते हैं? क्या वो किसी पार्टी के कार्यक्रम में जाने का उनको अख्तियार है? क्या उनको किसी पार्टी के, वो तो संवैधानिक पद पर हैं, उनके पास तो वो तो सबको एक नजर से देखने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं है कोई। लेकिन उसके बावजूद ज्ञानचंद गुप्ता इस बैठक में शामिल होते हैं, बाहर निकल कर बोलते हैं कि मैं तो पंचकुला से चुनाव लड़ूंगा। रंजीत चौटाला तीसरी बार फिर गुस्सा होते हैं कि हमको तो कार्यक्रमों में बुलाता ही नहीं है भैया, मैं बीजेपी में कर क्या रहा हूं, टिकट मेरी काट दे रहे हैं। गोपाल कांडा को जो है वो विधानसभा की टिकट मेरी जगह दे रहे हैं, जो मेरी पार्टी का सदस्य भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में राव इंद्रजीत आज तक गुस्सा में है, उनको बेटी को टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी उनके ऊपर आज भी ये संकट छाया हुआ है। राव नरवीर पर पार्टी चर्चा करती है, फैसला नहीं कर पाती है। तो मोहन बड़ोली आज भी उसी संघर्ष से जूझ रहे हैं कि अगर सोनीपत जिले की विधानसभाओं पर मैं अपनी पार्टी को नहीं जिता पाया तो कितने दिन तक अध्यक्ष रह पाऊंगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो उनका हश्र हुआ था, जिस तरह से उनको चुनाव में टिकटें मिली थी और उसके बावजूद वो चुनाव हार गए थे, ऐसी स्थिति में मोहनलाल बड़ौली के लिए बड़ी चुनौती है कि वो सही मायने में अपने आप को ब्राह्मण नेता प्रूव कर पाएंगे, या आज तक जो सबसे बड़े ब्राह्मण नेता रामविलास शर्मा है उन्हीं के सिर पर यह ताज बना रहेगा। तो ये भीतरी संघर्ष बीजेपी का जो चल रहा है उससे बीजेपी अभी तक उभर नहीं पा रही है और उससे बचने का कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं। और उसके लिए अभी जो इनके दिमाग में बात आई है वो यही है कि चुनाव को टालने की गुजारिश की जाए और उसमें ऐसे बहाने दिए जाएं जिनमें धार्मिकता हम लोग जोड़ें ताकि लोगों को उससे दिक्कत ना हो। असली कहानी इसमें यह है आशीष भाई कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उनका जो मूल वोटर है, जो मूल रूप से शहरों में रहता है, अगर लंबा इस तरह का 4-5 दिन का लॉन्ग वीकेंड रहेगा तो वो लोग छुट्टियों पे चले जाएंगे। एक बात, उनको वोट नहीं डालेंगे। लेकिन मैं एक और बात कहता हूं, ये भी कहीं ना कहीं हरियाणा के मतदाताओं का अपमान है जो बीजेपी को इस तरह की सोचने पर मजबूर कर रहा है। क्योंकि हरियाणा का जो वोटर है बहुत जागरूक है, उसके लिए अपनी छुट्टियां महत्वपूर्ण नहीं है। वो लोकशाही के इस पर्व में अपना वोट जरूर मतदान करेगा और वो कहीं छुट्टियों पे जाने वाला है नहीं। इस तरह की सोच बीजेपी की जो है, मुझे लगता है इस पर कहीं ना कहीं बीजेपी को पुनर्विचार करने की जरूरत है। हरियाणा के वोटर को इस तरीके से अपमानित नहीं करना चाहिए। हरियाणा का वोटर बिल्कुल जागरूक है और पिछले चुनाव में भी 70% मतदान किया था। और जिस तरह से स्वीप कैंपेन इलेक्शन कमीशन चला रहा है, ये इलेक्शन कमीशन का भी अपमान है। हिंदुस्तान का जो स्वायत्त संस्थान है उसका भी अपमान है। इलेक्शन कमीशन की टीम आई थी चंडीगढ़ में और उसने सब स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक करी, उसने सारी एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ मुलाकात की, सब पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं के साथ मुलाकात की। उस टाइम पे क्या बीजेपी के लोगों को इस बात का पता नहीं था कि इस दिन त्योहार पड़ेगा? क्या उनको नहीं पता था 2 अक्टूबर की छुट्टी होती है और 3 तारीख को छुट्टियां होंगी? इस बात की जानकारी होने के बाद अब ये सिर्फ अड़ंगा लगाने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से हॉल्ट किया जाए इस इलेक्शन को और इस तरह के भावनात्मक मुद्दों को उठा के कुछ ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी जो ऑलरेडी इस चुनाव में बहुत खराब स्थिति में है, वो कहीं ना कहीं अपना फुटहोल्ड ढूंढने की कोशिश कर रही है कुछ इमोटिव इश्यूज को रेज करके। इससे अलावा मुझे इसमें और कुछ नहीं दिखता। और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से कही है कि वो लोग बिल्कुल तैयार हैं इलेक्शंस के लिए, मुझे लगता है बीजेपी को भी। और बीजेपी के पास तो इतना बड़ा लीडरशिप है, बीजेपी के पास तो इतने बड़े नेता हैं कि वो तो वॉर ही रुकवा दे रहे हैं सर। तो ये छोटा सा चुनाव क्या चीज है? एक विधानसभा 90 विधानसभाओं की सीट है, इसमें कौन सी बड़ी चीज हो गई? वो तो आज देखिए अखबार में लिखा है, जेलेंस्की ने कहा कि हिंदुस्तान में केवल एक ही व्यक्ति है जो इस वॉर को रुकवा सकते हैं, अगर मोदी चाहेंगे तो रुक जाएगा वॉर। मोदी क्यों नहीं चाहेंगे साहब? मोदी तो हमेशा अहिंसा के पुजारी रहे हैं, वो तो चाहेंगे रुक जाए। तो ये समय मुझे लगता है सर ये ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने की बात है और ये
बीजेपी के लिए कहीं भी फायदेमंद चीज नहीं होगी, बल्कि उल्टा हरियाणा के जनमत पर, हरियाणा के मतदाताओं पर इस तरह का शक करना कहीं ना कहीं उनको अपमानित करता हुआ मुझे दिख रहा है। लेकिन एक एक बात और, बात आई राजीव कुमार के आयोग की। इस आयोग पर भी एक सवाल है। इन सभी राज्यों में जो 4 राज्य हैं, मतलब 3 उसमें खासकर महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा, इन तीनों में पिछली बार, उसके पिछली बार ये एक साथ चुनाव होते रहे हैं। पहले ही तीज त्योहार का कैलेंडर देख लिया था राजीव कुमार ने। राजीव कुमार ने तो पहले ही सारा देख लिया था। उसी आधार पर महाराष्ट्र और झारखंड में उन्होंने तारीखों का ऐलान नहीं किया, खिसका दिया चुनाव। जबकि मैं बार बार कहता हूं कि त्योहारों की वजह से नहीं खिसकना चाहिए। आज की तारीख में अगर गणपति की बात करके कि गणपति का उत्सव होता है और ये बात करके कोई महाराष्ट्र में चुनाव टाले, तो उसको पता ही नहीं है कि गणपति का उत्सव महाराष्ट्र में जितना होता है अब दिल्ली में भी उतना होने लगा, उतना उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश कानपुर, में भी उतना ही लखनऊ में होता भी है, होने सही लगा। बात। अब ऐसा नहीं है कि गणपति का उत्सव सिर्फ मुंबई में और दही हांडी सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित है। अब दही सही हांडी बात। सब जगह हो रहा है। क्या हरियाणा में नहीं बिल्कुल। होता? तो ये ऐसा तो नहीं है कि स्क्रिप्टेड है, क्योंकि राजीव कुमार का आयोग भी, इस पे भी मैं बिल्कुल सीधा आरोप है। राजीव कुमार का आरोप भी, राजीव कुमार का जो रवैया है, काम करने का तरीका है, वो भी बिल्कुल ऐसा है कि वो लगता है कि पहले एनओसी लेते हैं ऊपर से और तब फिर आगे बढ़ते हैं। वो बिना ऊपर की एनओसी के आगे नहीं बढ़ते। तो एनओसी एक बार ऊपर से मिल गया, उसके बाद लग रहा है फिर से ऑब्जेक्शन एक लगा दिया गया कि नहीं जी कुछ गड़बड़ हो गया, चूक हो गई। क्या ऐसा तो नहीं कि पूरा स्क्रिप्टेड है कि ऐसा एक चिट्ठी लिखा जाए फिर कुछ किया जाए, खुराफात? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। जिस तरीके से एक जमहूरी, देखिए मुझे याद आती है नेहरू की वो बात। नेहरू ने जब भाखड़ा बांध का उद्घाटन किया था तो नेहरू से किसी ने पूछा था कि नेहरू जी अब तो आप, देश आजाद हो गया, अब मुल्क में कैसे तरक्की आएगी? तो नेहरू ने उस वक्त में कहा था कि तरक्की इंसान लेके नहीं आता है, तरक्की इदारे लेके आएंगे। जो इंस्टीट्यूशंस हम लोग क्रिएट कर रहे हैं ना, उनसे तरक्की आएगी। तो बीजेपी ठीक वही काम कर रही है। इदारे जो पिछले 70 साल में हिंदुस्तान की जमहूरियत में जो इदारे मजबूत हुए थे, उन सबको एक साथ किस तरीके से कमजोर किया जाए, उस गति से बीजेपी ने तेजी से कदम बढ़ाए हैं उस तरफ। राजीव कुमार को तो इस बात का भी अंदाजा है कि महाराष्ट्र में कब कितनी बरसात होने वाली है। इस वजह से उन्होंने तो वहां चुनाव ही नहीं कराए। उनको इस बात का अंदाजा जब है कि वहां पर दही हांडी किस दिन खेले जाने वाला है और हरियाणा में वो नहीं खेला जाएगा, और तो उनको क्या इस विश्नोई समाज के त्योहार की जानकारी नहीं होगी? तो बिल्कुल ये एक स्क्रिप्टेड है सर। और फिर मैं कह रहा हूं कि ये कहीं ना कहीं हरियाणा के जो मतदाता हैं उनको छोटा करके दिखाने की बात है, उनको गैर जिम्मेदार दिखाने की बात है कि अगर त्योहार आ गया तो वो लोग 5 बरस में एक बार आने वाले इस त्योहार का सेलिब्रेशन में नहीं जाएंगे। मुझे लगता है बीजेपी को इस तरीके से जो कदम उठा रही है उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं। हालांकि ये ठीक है, मोहनलाल बड़ौली के अधिकार क्षेत्र में है, ये जमहूरियत में सबको अख्तियार है कि वो अपने हिसाब से रिक्वेस्ट कर सकता है इलेक्शन कमीशन को। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तो पूरी एक लंबी चौड़ी कवायद की है। उसने तो जम्मू कश्मीर, श्रीनगर के मुख्तलिफ हिस्सों में वो लोग गए हैं, वो लोग चंडीगढ़ में भी आए हैं। जब चंडीगढ़ में सारे स्टेक होल्डर्स के साथ उनकी मीटिंग हुई, डिफरेंट जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके साथ उनकी मुलाकातें हुई। जब बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद ये तय किया गया है कि ये शेड्यूल बनाया जाए। उस में कहीं कोई ऐसा रिप्रेजेंटेशन क्या इनकी बातचीत में ऐसा निकल के आया है कि उन्होंने मना किया हो कि इन तारीखों में इलेक्शन नहीं होना चाहिए? जबकि मुख्यमंत्री तो कहते हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, अमित शाह, ये तमाम लोग तो हर बार यही कहते हैं कि इलेक्शन के लिए हम लोग तो हमेशा तैयार हैं। तो जब हमेशा आप तैयार हैं तो अब ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि आपको चुनाव की तारीखों में तब्दीली कराने की जरूरत पड़ गई? देखिए सर, बीजेपी की जो लगातार सर्वेक्षण जो आ रहे हैं और उसके बाद जो इंटरनल सर्वेज बीजेपी के हुए हैं, उसमें उनकी हार को दिखाया जा रहा है। 20 से लेकर 30 सीट तक मैक्सिमम दी जा रही है कहीं पे भी। और ग्राउंड रियलिटीज जो है, बीजेपी के नेताओं ने शायद जो 2 दिन का इनका मैराथन बैठक चली है उसमें वो सारी शेयर करी हैं। उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से बीजेपी ने कोशिश किया कि कुछ टाइम बाय कर लिया जाए। अगर कहीं जान बचने की संभावना है तो थोड़ा सा टाइम बाय कर लेते हैं, एक आध इमोटिव इश्यूज हरियाणा के लोगों के बीच में फेंक देते हैं, जिससे थोड़ी बहुत संभावना वोट की है वो अगर बन जाए तो। नहीं तो चारों तरफ बीजेपी में जिस तरह से। रविंद्र भाई, इस भागने की तैयारी में बड़ी गलती कर दी। धर्मेंद्र कुमारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भागने की इस कवायद में बड़ी गलती कर दी है, बस हरियाणा वालों को समझना है।
एक तो आपने कहा कि हरियाणा के मतदाताओं का अपमान बिल्कुल है, लेकिन कोई नई बात नहीं है। इस मामले में सीरियल ऑफेंडर हैं भाजपा के लोग। मतदाताओं का अपमान कोई नई बात नहीं है। असली जो चरित्र सामने आया है ये कि भाजपा के लोगों को वाकई गांधी जयंती नहीं पता थी। अभी कैलेंडर में उसको घेरा 2 अक्टूबर को, पता चली कि हाँ गांधी जयंती 2 अक्टूबर को होती है। वाकई गांधी में इनका विश्वास नहीं है, न गांधी में है, न गांधी के विचारों में है, और न बिश्नोई समाज में है इनका विश्वास, न बिश्नोई समाज के जो है त्योहारों में इनका विश्वास है। क्योंकि होता तो पहले से पता होता ना। अब हमको तो आज भी अभी पता है दिवाली कब है, नवरात्र कब है, दशहरा कब है। धर्मेंद्र भाई, हमको तो इन्हें साहब बिश्नोई ईद का समाज का क्रिसमस का भी पता है। हमको ईद तो ईद क्रिसमस सब क्रिसमस पता है, सब पता है। तो इनको पता ही नहीं था। इनको चाहिए बिश्नोई समाज का वोट, लेकिन इनको बिश्नोई समाज का त्योहार नहीं पता है। ये असली असली किसकी गलती है? जब राजीव कुमार के साथ मीटिंग हुई उनके आयोग के साथ, तो बताना था उस समय ही कि ये बिश्नोई समाज का त्योहार है, गांधी जयंती है। गांधी जी के साथ तो खैर लगातार इन लोग का आचरण ऐसे ही है। आखिर क्या हुआ है? गुरुग्राम की मीटिंग की कोई अंदर की खबर है क्या? क्या हुआ ऐसा कि एकाएक मीटिंग के साथ ही चिट्ठी लिखना पढ़ना शुरू हो गया? देखिए आशीष जी, बच्चों का अपने अगर घर में बच्चे हैं और उनकी जब परीक्षा होती है और उन्होंने तैयारी अच्छे से नहीं कर रखी होती है, तो वो अपने पापा के पास जाते हैं और कहते हैं कि पापा थोड़े सा टाइम और मिल जाता ना एग्जाम में, तो मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता। तो ये बीजेपी अब अपने पापा के पास जा रही है, चुनाव आयोग के पास, ये कहना है कि पापा थोड़ा सा टाइम और दे दो, हमारी थोड़ी सी तैयारी अच्छी नहीं हो पा रही, तो हमें थोड़ा और टाइम मिल जाएगा तो हम अच्छे नंबर आपको लाके दिखा सकते हैं। लेकिन जिसने पूरे साल, और इन्होंने तो 10 साल से सिलेबस को खोल के ही नहीं देखा है, और इवन इनकी जो कुंजी होती थी अपने टाइम में, वो कुंजी भी कोई लेके भाग गया लगता है मुझे। तो इनकी हालत बहुत खराब है और इनके पास ऐसी तिकड़ में लड़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आपने देखा होगा चुनाव आयोग ने जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें स्पेशली इस बात पे जोर दिया राजीव कुमार ने कि हम इस बार हाई राइज बिल्डिंग में भी बूथ बना रहे हैं। तो हाई राइज जो बिल्डिंग है उसमें बूथ बनाने का इनका जो मकसद है, देखिए अगर हरियाणा के किसी भी आप जानकार आदमी से थोड़ा सा भी पॉलिटिकली जागरूक उससे पूछेंगे, तो वो बीजेपी को आज भी शहरियों की पार्टी मानता है। और ये आज का नहीं है, जिसको हरियाणा की पॉलिटिकल समझ है, 1920 से जब से चुनाव शुरू होते हैं, हरियाणा क्लियरली 2 हिस्सों में मतदाता यहाँ के डिवाइडेड हैं, शहरियों में और देहातियों में। और ये जो देहात की राजनीति है, ये चौधरी छोटू राम ने लोगों को बताया था कि सारे काम छोड़ के वोट करो, लेकिन जो व्यापारी तबका है वो सारे काम छोड़ के वोट करने नहीं जाता है, वो आमतौर पर मतदान में ज्यादा रुचि दिखाता नहीं है। तो ये जो पैटर्न हरियाणा में चला रहा है, ये देखिए हमारे जब गांव में वोटिंग होती है, तो गांव की हमारी काकी ताइयां बिल्कुल सज धज के और गीत गाती हुई वोट डालने जाती हैं, चाहे वो सरपंच का चुनाव हो, चाहे देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव हो। तो मतदान हमारे लिए तो सब उत्सवों से बड़ा उत्सव है। हरियाणा के लोग, वो भले ही बीजेपी के लिए ना हो, और रही तो हम मतदान करने तो जाएंगे हरियाणा के लोग, और जब सरकार बदलने के लिए मतदान करने जाना हो तो ये उत्साह दोगुना हो जाता है हरियाणा के लोगों का। वोटिंग पैटर्न बिल्कुल बढ़ जाते हैं। और बीजेपी सत्ता में रहते रहते अब सत्ता का इतनी लालची हो गई है कि वो किसी भी स्टेट को छोड़ने के ख्याल से भी डरने लग जाती है। तो बीजेपी का ये जो डर है, ये जो भय है, ये हरियाणा के लोगों को रोमांच पैदा कर रहा है। हरियाणा के लोगों को इसमें आनंद आ रहा है। इतना इनको लोग इनके बारे में बात कर रहे हैं कि ये मतलब इतने डर क्यों गए चुनाव के नाम से। और रही बात त्योहारों की, तो सबसे बड़ा जो त्योहार है हरियाणा के लोगों के लिए, वो मतदान का दिन है। मतदान ही हमारे लिए उत्सव है। और ये हरियाणा के लोग 1920 से सीखे हुए लोग हैं। तो इनका जो कोर वोट बैंक है, आज बीजेपी का अगर थोड़ा बहुत कुछ बचा हुआ है जनाधार, वो शहरों में बचा हुआ है। गांव से तो ये 10 साल कोशिश करने के बावजूद गांव के लोगों ने इनको स्वीकार ही नहीं किया। गांव में बीजेपी आरएसएस कुछ नहीं है, कभी था भी नहीं, आज भी नहीं है, आगे भी नहीं रहेगा। शहरों में इनके सामने एक चुनौती ये है कि जो पुराने आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, जो मिशन मोड में काम करते थे, इस बार वो अपने घरों में बैठ के आराम कर रहे हैं। ये इनके लिए असली चिंता का वो विषय है। तो मतदान की तारीख आगे बढ़ाकर उन लोगों के हाथ पांव पकड़ेंगे ये कि प्लीज इस बार मदद करो। ये इनके पीछे की रणनीति है।
और एक चीज और देखिए, मोहनलाल बड़ोली जी अपने नाम के, जो इनके बीजेपी के अध्यक्ष हैं हरियाणा के, उन्होंने अभी नामकरण बदल लिया था अपना। वो पहले हर कोई जानता था वो मोहनलाल बड़ोली के नाम से, बड़ोली उनका गांव है, मोहनलाल उनका नाम है। लेकिन पिछले दिनों उन्होंने अपने नाम के पीछे स्पेशल मेंशन करवाया पंडित मोहनलाल कौशिक। तो ये जो नाम उन्होंने बदला, और अब चुनाव आयोग को जो इन्होंने पत्र लिखा है उसमें वो फिर से अपने पुराने नाम पे, देहाती वाले नाम पे लौट आए हैं। मोहनलाल बड़ोली उनका फिर से नाम हो गया है। तो वो जो चीज, इनके जो भय है, इनके मन में जो डर है, वो डर इनको तरह तरह के फैसले लेने पे मजबूर कर रहा है। किसी तरीके से 2-4-10 दिन और मिल जाएं, किसी भी तरीके से परीक्षाएं टल जाएं, तो हो सकता है हम 33% नंबर लेके पासिंग मार्क्स जो हैं उससे पास हो जाएं। 90 सीटें, अगर 33 सीट भी बीजेपी लेती है तो इनके लिए ये ढोल बजाकर नाचने वाली बात होगी। लेकिन हरियाणा की जनता एक बदलाव के मूड में दिखाई देती है। कांग्रेस, केवल कांग्रेस का खेल इस लेवल पे खराब हो सकता है क्योंकि कांग्रेस में चलता है कोटा सिस्टम। 10 सीट उसकी, 10 सीट उसकी, 20 सीट उसकी। अगर कांग्रेस ने अपने कोटा सिस्टम को बरकरार रखा और अच्छे कैंडिडेट, देखिए लोग जो 10 साल हैं बीजेपी का शासन देख के लोग एक बात करने लगे हैं कि अगर कांग्रेस की हवा है और हम कांग्रेस को राज देना चाहते हैं, तो कांग्रेस की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जिताओ और अच्छे कैंडिडेट को वोट दें ताकि हरियाणा का डेवलपमेंट हो सके। कितने साल तक हम गड्ढों में, आप देखिए मैं रोहतक में रहता हूं लेकिन कंवारी गांव में मेरा महीने में 3-4 चक्कर लगते हैं। मेरा हांसी जो कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 साल से मैं एक टूटे हुए रोड पे जाता हूँ अपने गांव में, और वहां के जो लोग हैं उनके मन में एक इच्छा है कि कम से कम इस बार जो कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी दे वो ऐसे कैंडिडेट दें जो हरियाणा के डेवलपमेंट के बारे में सोचे, खुद के डेवलपमेंट के बारे में नहीं। तो ये जिम्मेदारी कांग्रेस के ऊपर भी बन जाती है। बीजेपी डरी हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस इस घमंड में आ जाए कि लोग हमें सत्ता दे ही रहे हैं। कांग्रेस अच्छे कैंडिडेट लोगों को दे और बीजेपी को लोग हराने के लिए तैयार बैठे हैं। बीजेपी अपनी दूसरी टिकड़ों पे भी ध्यान दे, वो चुनाव को आगे टलवा लें, वो चुनाव आयोग का इस्तेमाल करवा लें। डॉक्टर रमेश पुनिया है, बहुत ही आज एक पोस्ट वायरल है उनकी, गुड़गांव के आईएएस अधिकारी जो डीसी बताए जा रहे हैं वो मनोहर लाल खट्टर जी की आंख में दवाई डाल रहे हैं, और वो चुनाव मीटिंग है, वो प्रशासनिक मीटिंग नहीं है। तो अगर इस तरीके से चुनाव आयोग को, अगर वो बात सच है तो चुनाव आयोग को तुरंत ऐसे अधिकारी का तबादला करना चाहिए। क्या वो दवाई आंख में दवाई डालने के लिए नियुक्त किए गए हैं वहां पे? और एक प्रशासनिक अधिकारी जो, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि चुनाव को निष्पक्ष तरीके से कराने की, वो तो आज के दिन चुनाव आयोग के वहां पे नौकर की हैसियत से है, वो अधिकारी की हैसियत से है वहां, और वो चुनावी मीटिंग में उनका काम क्या है? तो ये जो प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये कांग्रेसी लोग सिर्फ टिकट की भागदौड़ मत करें, कम से कम इस तरह की शिकायतें भी करना सीखना होगा इनको। 5 सीट कांग्रेस की अगर लोकसभा में लोगों को दी है तो लोग, जनता वो चुनाव लड़ रही थी, ये कांग्रेस को समझना होगा। तो कांग्रेस से भी जनता की ये उम्मीदें हैं कि वो अच्छे लोग, जिनकी समाज में एक छवि हो, जो दल बदल करके ना आए हों, जो जो हरियाणा के बारे में सोचें, ऐसे लोगों को अगर कांग्रेस टिकट देगी तो बीजेपी आज अपने पासिंग मार्क्स पर, आशीष जी, अपना 33 नंबर लेने के लिए जूझ रही है। बस उनकी मैक्सिमम से मैक्सिमम स्ट्रेंथ ये हो सकती है। पासिंग मार्क के लिए भी मुश्किल है। सिंधु साहब, एक बात कहा धर्मेंद्र जी ने कि पापा के पास कि चलो थोड़ा सा और टाइम मिल जाए, लेकिन मैं इसको दूसरी तरह से देख रहा हूं। पापा के पास जाने के लिए दादाजी ने बोला है कि बेटा पापा के पास जा करके रिक्वेस्ट करो, मैं तुम्हारे बाप से बोल दूंगा कि ऐसा करना है? क्योंकि दादाजी ने कहा कि ऐसा करो कि रूट ऐसा फॉलो करो, तुम जाओ पापा के पास अपनी डिमांड लेकर के। पापा नहीं मानेंगे या मानेंगे, ये गारंटी मैं लेता हूं कि पापा को मानना पड़ेगा। लेकिन इसके बीच में एक और, जो आपने कहा चुनावी प्रक्रिया चल कैसे रही है, इस पर भी चर्चा करना जरूरी है सिंधु साहब। एक मंत्री है, परिवहन मंत्री असीम गोयल, अभी उनकी कुछ तस्वीरें आई हैं, वो रक्षाबंधन पे रिटर्न गिफ्ट बांटे हैं।
रिटर्न गिफ्ट में घड़ी है, कपड़े हैं, बैग है और सब पे फोटो है। ये चुनाव चल रहा है या वोटों का खरीद फरोख्त हो रहा है हरियाणा में? सिंधु साहब। आशीष जी, जो संभव हो सकेगा वो ये करेंगे। और जिस तरह से चुनाव आयोग ने ये के पास इन्होंने ये भेजा है अपना पत्र, ये अपने आप में दर्शाता है कि जो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं, जो संविधान द्वारा प्रदत्त जो ऐसे नियम और कायदे हैं, उनमें इनका कितना विश्वास है। संविधान के द्वारा बनाया गया चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था, उसने अपने अनुसंधान करने के बाद, अपने सारी समीक्षाएं करने के बाद अगर एक दिन को तय किया है, तो वो एक राजनीतिक प्रक्रिया को, लोकतंत्र की प्रक्रिया को पूरा करने का एक आयोजन है। और उसमें अगर कोई राजनीतिक दल का प्रदेश अध्यक्ष इस प्रकार की एक आग्रह करता है या ये चीजें उनके संज्ञान में अब लाता है, और ये देखिए ये लेटर 22 तारीख का लिखा हुआ है, और ये इनकी जो मीटिंग है 2 दिन होती है, उसके बाद ये सब चीजें सामने आती है कि ये हो क्या रहा है। अब ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि ये सारा का सारा प्रयोजन भारतीय जनता पार्टी का, ये संवैधानिक जो पद्धति है, जो प्रणाली है, जो प्रक्रिया है, उसमें कोई विश्वास नहीं दर्शा रहे। इनको अपने जितनी भी आपत्तियां थी, जितने भी इनके ऐसे सुझाव हो सकते थे, चुनाव आयोग के सामने समय पूर्व रखे जाने चाहिए थे। और इन तिथियों, चुनाव आयोग को इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इन जो तारीखें हैं उनका ऐलान करना है, किया है, तो ये आपत्तियां अब निराधार मानी जानी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का अगर इस वक्त में इस प्रकार का एक आग्रह चुनाव आयोग के सामने है, तो ये सीधे सीधे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव के लिए कितनी गंभीर है, या किस प्रकार से वो घबराई हुई है, या उसकी कितनी तैयारियां हैं। ये स्क्रिप्टेड नहीं है आशीष जी, जो जिस तरह से कहा जा रहा है स्क्रिप्टेड है, ऐसा कुछ नहीं है। ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर इसको चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाया जाता है, तो उसी के साथ फिर महाराष्ट्र को जोड़ना पड़ता है। महाराष्ट्र को अलग करने के लिए ही तो ये चुनाव बहुत जल्दी करवाए गए। झारखंड और महाराष्ट्र को जोड़ने को अलग करने के लिए चुनाव की तारीखें जल्दी करवाई गई हैं। अगर इन चुनाव की तारीखों को थोड़ा सा डिले किया जाता, तो फिर ये है कि महाराष्ट्र के चुनाव भी साथ होने की संभावना उस दिन डिक्लेयर किए जाने चाहिए थे। अब ये चुनाव आयोग, भारतीय जनता पार्टी और चुनाव की परिस्थिति, और जो इनकी अपनी परिस्थिति है प्रदेश में, भले वो हरियाणा हो, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, उन सब का मिश्रण है कि आज ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की आ गई कि उनके प्रदेश अध्यक्ष को एक इस प्रकार का पत्र लिखना पड़ रहा है, और ये गुहार लगानी पड़ रही है कि इन चुनाव के दिनों को आगे पीछे किया जाए। और जो उन्होंने इसमें तथ्य दिए हैं, जो उन्होंने कारक दिए हैं, वो कारक कहीं भी तर्क संगत दिखाई नहीं देते। तो इसलिए कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इन चुनाव को लेकर घबराई हुई है, और किसी भी तरह से कोई एक ऐसा रास्ता देख रही है, तलाश कर रही है, जहां उनकी इज्जत बच जाए। आप ही के प्रोग्राम में और किसी और चैनल के प्रोग्राम में मैंने बताया था, और आप देख लीजिए कि जो सर्वे आए हुए हैं, उन सर्वे ने, अब देखिए एक चीज आती है कि आज अगर लोकसभा चुनाव हो तो इतनी सीटें आ जाएंगी, मतलब कितनी बेतुकी बात है किसी एक चैनल की कि वो लोकसभा चुनाव 3 महीने पहले हुए और आज फिर वो लोकसभा चुनाव कराने के लिए सर्वे कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि सर्वे में क्या स्थिति है। तो ये इसी समय ये चुनाव के सर्वे भी आ रहे हैं जब हरियाणा प्रदेश के चुनाव है, या आने वाले समय में महाराष्ट्र के चुनाव होंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी कितनी बदहवास है इन सारी परिस्थितियों में, कि उसको ये सुझाई नहीं दे रहा कि संवैधानिक प्रक्रियाओं के पालन कैसे किए जाने चाहिए।
खैर ये सर्वे तो जो है, सर्वे को मैंने तो दूसरे एंगल से देखा। उस सर्वे में सब लोग देख रहे थे कि सरकार किसकी बनेगी, सीट कितनी आएगी, 293 से 299 कैसे हो जाएगी। मैं देख रहा था कि मोदी के बाद सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री के रूप में किसे लोग देखना चाहते हैं, तो उसमें नाम था अमित शाह का। तो मुझे लग गया कि इस सर्वे का मकसद क्या है, योगी का पत्ता साफ है, अमित शाह का रास्ता साफ है। इसके लिए वो रास्ता बनाने के लिए ये पूरा सर्वे था। सर्वे वगैरह तो 400 पार वाला भी आया था। रविंद्र भाई एक छोटा छोटा कमेंट लेते हैं। एक वन नेशन वन इलेक्शन, कितना बढ़िया नारा जोरदार दिया था। 4 राज्य के इलेक्शन में तो भग गए, 2 एक साथ करवाओ, 2 अलग करवाओ। अब 2 एक साथ था तो उसमें बताने लगे कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे थे। ये क्या हालत हो गई उस सर्वशक्तिमान अविनाशी नरेंद्र मोदी की, क्या हालत हो गई कि कभी आम काट के खाते थे, कभी चूस के, आज आम काट के दूसरे को देना पड़ रहा है प्लेट में और बैठ के देखने की हालत है। बिल्कुल। देखिए आशीष भाई, ये जो भाई धर्मेंद्र और जगदीप जी भाई साहब ने जो बात बोली, ये अगर जो दवाई डालने वाली बात इन्होंने बताई अफसर के बारे में, ये बेहद गंभीर मामला है। हाँ, बहुत गंभीर। वो चुनाव आयोग, वो हरियाणा सरकार का एम्प्लॉय नहीं है, वो भारत के चुनाव आयोग का एम्प्लॉय है। जिस दिन चुनाव की घोषणा होती है, भारत में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है, उस दिन से सारी ताकतें सरकार से चुनाव आयोग के पास चली जाती हैं। एक बात। दूसरी बात, वो डीसी भर नहीं है किसी जिले का, वो जिला निर्वाचन अधिकारी है। हाँ। पूरे जिले में जो कानून व्यवस्था से लेके चुनाव आयोग की जो कामकाज होंगे वो उनकी जिम्मेदारी है। तो वो तो ये जो अगर इस तरह की घटना हुई है तो उस पर तो तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन हैरानी की बात है, चुनाव आयोग ने संज्ञान तो उस महान व्यक्ति पे लिया ही नहीं जो वजीर खजाना हरियाणा का है, जिसके पास हम लोगों ने अपनी सारी दौलत रख छोड़ी है। वो कह रहे हैं कि 6 महीने हम सरकारें गिरा देंगे, साहब किसी के बन जाओ। अब ये कितने गंभीर बातें हैं जो लोग पिछले 5 बरस से इंतजार कर रहे हैं कि हम लोग चुनाव में वोट डालेंगे, उनसे उनका इससे बड़ा अपमान क्या होगा। हम लोग किसका इंतजार कर रहे हैं? हम लोग अगर वोट डालने का वेट कर रहे हैं कि हमें कुछ सरकार को, किसी को भी डालेंगे, कांग्रेस, बीजेपी, व्हाटएवर, लेकिन अगर हमारे वोट की कीमत 6 महीने में खत्म हो जाएगी और हमारी सरकार टूट जाएगी, तो भाई साहब फिर वो इलेक्शन कमीशन की करे क्या रहा है? इलेक्शन कमीशन की क्या जरूरत है? इलेक्शन कमीशन एक नोटिस तो भेज ही सकता है ना सर। इलेक्शन कमीशन को पिछले लंबे समय से टूथलेस टाइगर बुलाया जाता रहा, उनके पास बहुत ज्यादा ताकतें नहीं रही। अब जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कोड ऑफ कंडक्ट अपने आप में कोई कानून नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट तो जैसे आप सबको ही पता है कि कोड ऑफ कंडक्ट तो एक कोड दिया गया है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अच्छे तरीके से चुनाव कराने भर के लिए। कोड ऑफ कंडक्ट का अगर कोई वायलेशन है तो उससे कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं है, लेकिन उसके तहत किया गया काम किसी न किसी क्राइम के तहत आपको पनिश कर सकता है। तो अगर जिला, ये जो निर्वाचन अधिकारी ने जिस तरह की अगर हरकत ऐसी की है, तो उस पर तो हम लोग कैसे भरोसा कर सकते हैं कि गुड़गांव जिले की जितनी विधानसभा सीटें हैं उस पर निष्पक्ष चुनाव भला होगा कैसे? अगर वो बीजेपी की मीटिंग्स में कोई अफसर जा रहे हैं तो उनके ऊपर तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। वो तो हरियाणा के मतदाताओं के साथ तो धोखा है ही है, वो तो चुनाव आयोग जैसी संस्था के लिए धोखा है। और ये जो आज जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, कल इन्हीं लोगों में से किसी को जाके केंद्रीय चुनाव आयुक्त बनना है सर। यही लोग तो बनने वाले हैं कल। अगर इनकी ट्रेनिंग आज इस तरह की होगी, अगर इनका रिकॉर्ड इम्पेकेबल नहीं होगा, अगर दागी इनका इस तरह का चरित्र होगा, तो इन पर आज जो जिला भरोसा नहीं कर पा रहा है, तो कल पूरा देश कैसे इनके ऊपर भरोसा कर लेगा जब ये लोग चुनाव आयुक्त बनेंगे। तो ये बहुत गंभीर मामला है। मुझे लगता है कि ये जो असीम गोयल, आपने भी सही बात बोली कि पैसे बांट या उस तरीके से काइंड में, कैश में नहीं तो काइंड में दिया जा रहा है, तो उस पर भी अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो फिर निष्पक्ष चुनाव पर तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और इस पर कांग्रेस पार्टी को जरूर कोई सख्त कदम उठाना चाहिए, कम से कम एक डेलीगेशन लेके ये बातें चुनाव आयुक्त के सामने रखनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ अभी होता हुआ दिख नहीं रहा है। कहीं ना रखें, लेकिन हरियाणा की जनता के बीच तो लेके जाए ही जाए। और संज्ञान लेने की बात में मुझे ठीक है, संज्ञान न ले अगर राजीव कुमार तो ही ठीक है। संज्ञान लेंगे तो डीसी से क्या पूछेंगे, अरे वो दवाई कौन सी थी, व्हाट्सएप करो उसकी फोटो।
और फिर पता चला खट्टर साहब की दवाई चेंज कर दिया राजीव कुमार ने कि नहीं नहीं खट्टर साहब इस दवाई से बेहतर ये दवाई है, मैं आपको भेज रहा हूँ, अगली बार ये वाली डलवाना। अब एक आखिरी बात, क्योंकि सब लोगों को बोलना है। अब पिछले जब लोकसभा चुनाव घोषणा हुई थी तो उस चुनाव के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं था, तो मैंने उनसे पूछा, अच्छा ये लोग बड़े बड़े आंकड़े बताते हैं कि हमने 3500 करोड़ रुपए सीज किया कैश, हमने हजारों करोड़ लीटर की लीकर सीज की, इतनी सारी ड्रग्स सीज की। तो मैंने तो उनसे पूछा था कि जब ये आपने इतना बड़ा जखीरा सीज किया है तो वो है किसका, जिस व्यक्ति का वो है उस पर क्या कार्रवाई हुई? हमने तो देखा नहीं लोकसभा चुनाव में एक भी व्यक्ति का नामांकन रद्द हुआ हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नोटिस भेजा हो। जब इतना बड़ा पैसा पकड़ लिया गया है तो वो चुनाव निष्पक्ष कैसे हो गया, फ्री एंड फेयर कैसे हो गया? लेकिन वो अब राजीव कुमार जी तो जवाब देते नहीं, वो तो शेर सुना देते हैं उसके बदले में एक। चलिए, कुछ शेर शायरी में बहुत मेहनत लगती है भाई। इस देश को ऐसे चुनाव आयुक्त मिले हैं कम से कम कि जो इतनी मेहनत करते हैं। अब देश में शायर राहत इंदौरी साहब भी नहीं रहे, तो अब देश में शायरों की कमी हो गई है। कोई गालिब राहत इंदौरी इनकी जगह लेने वाला चाहिए। धर्मेंद्र कमाई साहब, फाइनल कमेंट्स एक एक आप लोग की ले लेते हैं। ये बड़ी चर्चा राजीव कुमार, चर्चा बडोली से शुरू हुई थी, लेकिन कहते हैं ना कि पावर हाउस तक जो है कई बार चर्चा चली ही जाती है। बडोली वगैरह तो ये तो सब बल्ब हैं जो टिमटिमा रहे हैं, जल रहे हैं, ट्यूबलाइट। पावर हाउस तो यहीं पर राजीव कुमार चुनाव के दरमियान यही पावर हाउस है। देखिए सर, मैं एक चुटकुला सुनाता हूं। एक चुटकुला, एक बच्चे को किसी ने पीट दिया। उसने कहा मैं रुक जा, मेरे पापा को बुला के लाता हूँ। वो अपने पापा को बुला लाया, उसको भी पीट दिया। बोला रुक जा, मैं अपने दादा को बुला के लाता हूँ। वो उसके दादा को बुला, उसको भी पीट दिया। तो बोला यार जब तुम इतने ही मजबूत थे तो मेरे पापा दादा क्यों पीटे, वो इनको क्यों बुला के लाए? बोला इसलिए बुला के लाया हूँ कि ये घर जाके नहीं कहेंगे कि तू पिट के आ गया। तो ये चुनाव आयोग को ले आए, चुनाव आयोग के जितने भी लोग हैं इनकी मदद के लिए जुट जाएं, सरकारी मशीनरी जुट जाए, आईएएस जुट जाए, सब कुछ जुट जाए। जो असली जो पर्चा फाड़ना है ना जी, वो हरियाणा की जनता करती है, बहुत अच्छे से काम करती है। मुझे हरियाणा पे इसलिए प्राउड फील होता है कि जो काम पूरा देश नहीं करता, ये हरियाणा बहुत बखूबी करता है। हमारे लिए, हम तो जेसीबी चल रही हो ना जी, उस जेसीबी को भी 2 घंटे खड़े होकर देख सकते हैं, इतने रिलैक्स मूड का हरियाणा है। तो ये तो चुनाव है जी, इसमें इतना इंटरेस्ट लेगा हरियाणा का आदमी। आप जो चुनाव आते 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 आप देखिए, हरियाणा के लोग लठ लेके ईवीएम की रुखवाड़ी बैठे थे कि ये कोई गड़बड़ ना कर दे। तो ये जो चुनाव है, आप इसी मोड में अब धीरे धीरे करके, ये अभी लोग टिकटों में उलझे हुए हैं। वहां पे जो टिकटार्थी उनको जा रहे हैं कि जा टिकट लाए, यहाँ क्या कर रहा है, तो वो उनको वहां टिकटें नहीं देते, तो वो दिल्ली जाते हैं। वो दिल्ली से वापस आते हैं कि हम जाए, बोले ना ना फिर जाओ। अभी तो उनकी दिल्ली की रेल बना रखी है लोगों ने। और जब इनकी टिकट डिक्लेयर हो जाएंगी, मैं जैसा हरियाणा को समझ पा रहा हूं, ये बिल्कुल लोकसभा के पैटर्न पे चल पड़ा ये चुनाव हरियाणा। धीरे धीरे लोग इसको अपने हाथों में ले लेंगे। ना कैंडिडेट के हाथ में ये रहेगा, ना किसी और के हाथ में। इस चुनाव को हरियाणा की जनता अपने हाथ में लेने वाली है। और पॉलिटिकल पार्टियों को बस इतना करना है कि वो तमाशा देखेंगे खड़े होके। आप देखना हरियाणा के रंग, सबसे हरियाणा का वो रंग इस चुनाव में दिखने वाला है जो इमरजेंसी के बाद कभी दिखा होगा, या चौधरी देवीलाल की जब आंधी चल रही थी तब दिखा होगा। ऐसा माहौल हरियाणा में दिखाई देने वाला है। और जब हरियाणा कोई मूड बना लेता है, हरियाणा का आदमी जब एक मूड बना के किसी चीज को तय कर लेता है, फिर तो वो भगवान की भी नहीं सुनता। तो चुनाव आयोग को भरपूर अपना कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए मदद करने में। दादा के कहने पे कर लो, पापा के कहने पे कर लो, वो पूरा कर लो। अब हरियाणा के लोगों की स्ट्रेंथ देखेंगे, पूरा दुनिया भारत देख के खड़ा होगा कि हरियाणा में कैसे चुनाव हो गए हैं। और हरियाणा के लोगों को कोई शिकायत नहीं है, बड़ा एंजॉय करते हैं चुनाव को। हरियाणा का भाईचारा हमेशा बना रहता है चुनाव में। जो कैंडिडेट बढ़िया होगा उसको, आप ये देखिए, हमारे तो औकात पे लाते हैं कैंडिडेट को, जमीन पे भिजवाते हैं उसको, तब जाके वोट देते हैं हमारे लोग। तो हरियाणा के लोगों के लिए मतदान एक उत्सव है। चुनाव आयोग को मैं तो अपील करूंगा, चुनाव आयोग से, इनको 1 महीना और दे दो, 1 महीने बाद करवा दो चुनाव, कोई दिक्कत नहीं है।
हम कोई हरियाणा का आदमी बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं है। 1 महीना दे दो, 1.5 महीना दे दो, 2 महीने दे दो, फिर चुनाव करवा लो। बीजेपी को किसी प्रकार का वहम नहीं रहना चाहिए हरियाणा में कि हम इतना समय और मिल जाता तो ये हो जाता। पूरा तैयारी के लिए पूरा समय दो दोनों पार्टियों को, और फिर लड़ाएंगे लोग और मजबूत कैंडिडेट को चुनाव जिता देंगे। तो ये हरियाणा है आशीष। यानी वही कहे, जैसे कुछ दुकानों पर देखा हमने, लिखा होता है कि यहाँ पर तसल्ली बख्श काम होता है, तो हरियाणा में तसल्ली बख्श जो है काम होगा भाजपा का। काम क्या, काम तमाम ही लग रहा है, जैसा आप लोग बता रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। सिंधु साहब, आखिरी सवाल में बिश्नोई समाज को लेकर के चर्चा वहीं से शुरू हुई थी, खत्म वहीं करेंगे। रविंद्र भाई वहीं से चर्चा शुरू की थी बिश्नोई समाज को लेकर के। वो अगर वाकई व्यक्तिगत सम्मान मन में हो ना, तो सबसे ज्यादा इस समाज को लेकर के मन से सम्मान का भाव आता है। इतनी कुर्बानियां, मैं एक आध बार देख रहा था कि जिन्होंने पर्यावरण के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं, राजस्थान में तो बहुत सारी कहानियां हैं। ये राजनीति में, भाजपा की राजनीति में, हालांकि भाजपा की राजनीति में हमेशा जातीय समूह को, धार्मिक समूहों को घसीटा जाता है। ये बिश्नोई समाज को क्यों ले आए, ये मुझे उचित नहीं लगता है। आप वैसे कह देते कि भाई साहब टाल दो, थोड़ा सा चुनाव में तैयारी चाहिए, जो अभी धर्मेंद्र भाई ने कहा कि थोड़ा और वक्त चाहिए हमें, आप टाल दो। और धर्मेंद्र भाई, रविंद्र भाई, इन लोग से, भाई ये हरियाणा के लोग हैं, ये उसमें मोहर लगा देते कि हाँ भाई ठीक बोल रहे हैं, टाल दो, बडोली साहब जो कह रहे हैं वही कर दो, हम लोग 1 महीने बाद चुनाव में भाग ले लेंगे। लेकिन ये बिश्नोई समाज को जो ले आए बीच में, ये मुझे मतलब बिश्नोई समाज का जो सम्मान हमारे मन में है, उसको लेकर के नहीं ठीक लगता है कि जो समाज इस देश के लिए, इस देश के पर्यावरण के लिए अपना जान झोंक देता है, शहादत देता है, उसको तुम इस चुनावी राजनीति में खींच लाए। सिंधु साहब। आशीष जी, अगर ये बिश्नोई समाज ना होता तो कोई और समाज हो जाता। अब जो स्थितियां बनी हुई है हरियाणा में, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई ना कोई एक ऐसा रास्ता खोजना आवश्यक है। अब ये बिश्नोई समाज की जहां तक बात आती है, तो पूरे हरियाणा में जितने जिले हैं, उन जिलों में सिर्फ 2 जिले ऐसे हैं, हिसार और फतेहाबाद, या कुछ हिस्सा सिरसा का, जहां बिश्नोई जनसंख्या पाई जाती है। उसके अलावा पूरे हरियाणा में कहीं भी बिश्नोई जनसंख्या नहीं है। अब ये भारतीय जनता पार्टी को बड़े अच्छे से पता है, फिर भी उन्होंने इस बात को आगे रखा। कल को अगर हो सकता है कि अगर बिश्नोई समाज वाला नहीं होता, तो कोई और समाज का कोई और ऐसा बात सामने रखी जा सकती थी। और इसमें, इसी पत्र में ये लिखा भी गया है कि वो अमावस आने वाली है, तो कल को हो सकता है एकादशी की बात हो जाती है। तो ये कोई ना कोई बहाने इस प्रकार से खोज लिए जाएंगे, या खोज लिए जा सकते हैं, जब हालात ऐसे हो। और मुझे बड़ा अचरज होता है कि एक प्रदेश की पार्टी, एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, और एक पार्टी विद डिफरेंस, वो अपने आप को कितने अच्छे से प्रूव कर रही है कि ये पार्टी वाकई विद डिफरेंस है। और पार्टी इनकी जो बुद्धिमत्ता है, और जो प्रजातांत्रिक समझ है, जो लोकतंत्र और संविधान की प्रक्रियाएं हैं, उनके प्रति इनकी क्या निष्ठा है, और इनकी अपनी महत्वाकांक्षा और स्वार्थ की वजह से कितना बड़ा अंतर विरोध और विरोधाभास है, वो इस सारे प्रकरण से स्पष्ट होता। अब इसी विरोधाभास को, इसी अंतर्द्वंद को हरियाणा की जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है, अच्छे से जान चुकी है। इसीलिए इस प्रकार का आक्रोश इनकी नीतियों के प्रति हरियाणा के पूरे धरातल पे देखा जा रहा है, जिससे भारतीय जनता पार्टी में एक तरह की, जो पार्टी कहीं एक समुदाय को डराने की काम कर रही है, वो खुद हरियाणा में आके इतने तरीके से भयग्रस्त है कि उसको चुनाव आगे बढ़वाने पड़ रहे। इसमें यही कहा जा सकता है आशीष जी, इससे ज्यादा इसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं मुझे दिखाई देती। चलिए, इस स्क्रिप्ट में आपने प्रजातांत्रिक समझ, भाजपा की प्रजातांत्रिक समझ की बात कही, तो मुझे प्रजा नहीं सुनाई दिया, मुझे तांत्रिक, भाजपा की तांत्रिक समझ की बात सुनाई दिया था कि भाजपा की तांत्रिक समझ कितनी है। खैर, जो हालात हैं, हमने कई बार चर्चा किया रविंद्र जी, धर्मेंद्र जी के साथ,
कितनी बैठकें, फरीदाबाद में बैठक हुई, फिर गुरुग्राम में 2 दिन की बैठक। हमने सोचा था प्रत्याशी निकल के आएंगे, मतलब इन बैठकों के बाद दूल्हा आएंगे निकल करके। हरियाणा के लोग उत्सव धर्मी हैं, ढोल नगाड़े तैयार हैं, तो दूल्हे आएंगे तो घोड़ी बैठेंगे, फिर जमेगी महफिल, होगा धूम धड़ाका। पता चला कि दूल्हे के बजाय चिट्ठी निकल आई। इतनी बैठकें, इंतजार कर रहे हैं हम लोग कि दूल्हे निकले। अब गई ये चिट्ठी, क्या कहते हैं, राजीव कुमार के हाथ में है। राजीव कुमार का हाथ किसके हाथ में है ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन इंतजार करेंगे कि अब बैठक हो गई 2 दिन की, अब दिल्ली वाली बैठक हो जाए, दूल्हे आ जाए मैदान में हरियाणा के, और तब हरियाणा वाले तो तैयार ही हैं। 2-3 लोग तो हमारे साथ ही हैं, पूरा रंग जमा देते हैं, तो हरियाणा वाले तैयार हैं, सब कुछ ढोल नगाड़े सब ताशे सब तैयार हैं। इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर आप लोग देखते रहिए, फिर हरियाणा के चुनाव की अपडेट के साथ रविंद्र भाई और उनके 4th स्टेट के साथ धर्मेंद्र भाई और उनके गुरुकुल के साथ, पॉलिटिकल जो गुरुकुल है उनके साथ, और सिंधु साहब के साथ फिर आएंगे हम। दीजिए इजाजत, नमस्कार।